हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद प्राची। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन की यूनिट 7 जिसका नाम है फिजियोलॉजी एंड इंजुरीज इन स्पोर्ट्स। दिस वीडियो इज अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस दैट इज 2022-2023। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, समझ में आए, डू लाइक दिस वीडियो। सो व्हाट आर द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर? Physiological components of physical fitness, that is strength, speed, endurance and flexibility, and what are the factors that determine it. Effect of exercise on muscular system and cardiorespiratory system. Sport injuries क्या होती हैं, उनका classification, that is abrasion, contusion, laceration, incision, sprain and strain. Bone and joint injuries, dislocation and fractures and its type. तो पार्ट 1 में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो एक व्यक्ति को हम फिजिकली फिट कब बोल सकते हैं? एक व्यक्ति को हम फिजिकली फिट तब बोल सकते हैं जब उसके सारे ही कंपोनेंट्स अच्छे से डिफाइंड हो, दैट इज स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। यानी व्यक्ति के अंदर पावर कितनी है, उसकी रफ्तार कितनी है, कितनी जल्दी वो एक्टिविटीज़ को कर सकता है, उसके अंदर स्टैमिना कितना है, वो थकान की कंडीशन में भी एक एक्टिविटी को कब तक कर सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी यानी बॉडी के अंदर लचीलापन कितना है, जॉइंट्स कितने लचीले हैं, राइट। तो फिजिकल फिटनेस का पहला कंपोनेंट है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? व्यक्ति के अंदर कितनी पावर है। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करते हैं? पहला है मसल लेंथ। वैसे तो हर व्यक्ति के अंदर जो मसल की लेंथ होती है वो अलग होती है, लेकिन जिन लोगों की मसल लंबी होती हैं उनमें पावर ज़्यादा होता है। बॉडी वेट, तो स्टडीज़ ये बताती हैं कि बॉडी वेट इज़ रिलेटेड टू स्ट्रेंथ। जितना ज़्यादा बॉडी वेट होता है उतनी स्ट्रेंथ होती है, या समवेयर बॉडी वेट इज़ रिलेटेड टू स्ट्रेंथ। एज एंड जेंडर, एज यानी यंग लोगों में ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है एज़ कम्पेयर टू अडल्ट्स। क्यों? क्योंकि यंग लोगों की जो मसल्स होती है उनमें ज़्यादा पावर होता है एज़ कम्पेयर टू अडल्ट्स। देन जेंडर, तो मेल्स में ज़्यादा पावर होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, क्योंकि मेल्स की जो मसल की साइज़ होती है वो बड़ी होती है और बिगर मसल साइज लीड्स टू बेटर स्ट्रेंथ। देन देयर इज इंटेंसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व सिस्टम का काम क्या होता है, या नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है? ब्रेन के जो मैसेजेस हैं वो बॉडी में लेके जाना और बॉडी के मैसेजेस ब्रेन को लेके देना। तो जितनी जल्दी ये मैसेजेस चेंज होंगे उतनी जल्दी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होगा और उतनी स्ट्रेंथ होगी या ज़्यादा पावर बॉडी को मिलेगी, जल्दी जल्दी व्यक्ति जो है रिएक्ट कर पाएगा। तो इंटेंसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स, जैसे बॉक्सिंग में इंटेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि फटाफट ओपोनेंट को देख के रिएक्ट करना है, एज़ कम्पेयर टू वेट लिफ्टिंग जहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ नर्वस सिस्टम थोड़ी स्लो भी हो सकती है। तो स्ट्रेंथ को इंटेंसिटी ऑफ नर्वस सिस्टम भी डिफाइन करता है। मसल कॉम्पोजिशन, तो हर व्यक्ति के अंदर दो टाइप की मसल होती है, फास्ट ट्विच एंड स्लो ट्विच। फास्ट ट्विच क्या करती है? फास्ट कॉन्ट्रैक्शन करती है। फास्ट कॉन्ट्रैक्शन करती है, जो फोर्स है वो फटाफट से फास्ट मिल जाता है, राइट। स्लो ट्विच मसल फाइबर जो होता है वो स्लो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करता है, जिससे जो स्ट्रेंथ या पावर मिलती है वो स्लो मिलती है, राइट। जो फोर्स होता है वो स्लो होता है, लेकिन यहाँ पे ये लॉन्गर ड्यूरेशन का फोर्स कौन देता है? स्लो ट्विच मसल फाइबर। तो जब हमें जल्दी से पावर चाहिए तो हमें फास्ट ट्विच मसल फाइबर की ज़रूरत होती है, और एंड्योरेंस को बिल्ड करना है या ज़्यादा टाइम के लिए पावर चाहिए तो स्लो ट्विच मसल फाइबर हेल्प करता है। तो हर व्यक्ति के अंदर जो फास्ट ट्विच और स्लो ट्विच मसल फाइबर का जो रेशो होता है वो अलग होता है, लेकिन जिन लोगों के अंदर फास्ट ट्विच मसल फाइबर ज़्यादा होता है उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्पीड, यानी स्पीड का मतलब क्या है? रफ्तार, कितनी रफ्तार से एक व्यक्ति काम कर सकता है। तो दिस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम तो हर इंसान के लिए ज़रूरी है। नर्वस सिस्टम का काम ही होता है ब्रेन के मैसेजेस बॉडी में लेके जाना, बॉडी के मैसेजेस ब्रेन में लेके जाना, जिसके कारण जो मसल्स है फटाफट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर सकती है, और जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी से मैसेजेस ब्रेन और बॉडी के बीच में एक्सचेंज होंगे उतनी जल्दी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होंगी और उतनी जल्दी हम स्पीड को पकड़ सकते हैं। तो जितनी इंटेंसिटी जल्दी होगी उतनी स्पीड ज़्यादा होगी। फ्लेक्सिबिलिटी, अब फ्लेक्सिबिलिटी ऑल्सो डिटरमाइन स्पीड। क्यों? क्योंकि दौड़ने में जॉइंट्स का काम होता है और जॉइंट्स जितने ज़्यादा फ्लेक्सिबल होंगे स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। एनर्जी स्टोर, तो ATP दैट इज एडोसिन ट्राइफॉस्फेट,
तो अब हर एक्टिविटी को करने के लिए एनर्जी चाहिए, और अगर बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी तो स्पीड जाए भाड़ में, स्ट्रेंथ जाए भाड़ में, राइट। तो स्पीड, स्ट्रेंथ के लिए हमारे लिए और एंड्योरेंस के लिए भी एनर्जी स्टोर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी तो स्पीड कहाँ से लाएंगे, राइट। तो एनर्जी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एनर्जी हमारी बॉडी किससे लेती है, एटीपी से। मसल कॉम्पोजिशन, तो अभी हमने डिस्कस करा कि हर व्यक्ति में जो रेशो है मसल कॉम्पोजिशन का वो अलग अलग हो सकता है। फास्ट ट्विच मसल फाइबर होते हैं और स्लो ट्विच मसल फाइबर होते हैं। फास्ट ट्विच मसल फाइबर जो होते हैं वो फटाफट कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, रिलैक्सेशन करते हैं मसल का, और जल्दी से पावर प्रोवाइड करते हैं। वेयर एज स्लो ट्विच मसल फाइबर जो होते हैं स्लो कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन करते हैं और स्लो पावर प्रोवाइड करते हैं। लेकिन एंड्योरेंस के लिए स्लो ट्विच मसल फाइबर इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो देर तक पावर प्रोवाइड करते हैं। तो स्पीड डिपेंड्स ऑन रेशियो ऑफ मसल कॉम्पोजिशन, दैट इज फास्ट ट्विच और स्लो ट्विच मसल फाइबर। जल्दी से अगर स्पीड पकड़नी है तो फास्ट ट्विच मसल फाइबर इंपॉर्टेंट है, और देर तक स्पीड चाहिए तो फिर स्लो ट्विच मसल फाइबर इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला फिजिकल फिटनेस का कंपोनेंट है एंड्योरेंस। एंड्योरेंस का मतलब क्या है, व्यक्ति के अंदर स्टैमिना कितना है, कितनी देर तक कोई व्यक्ति किसी एक्टिविटी को कर सकता है। कोई व्यक्ति बहुत देर तक किसी एक्टिविटी को कर सकता है तो हम कहते हैं उस व्यक्ति का स्टैमिना बहुत अच्छा है। तो व्हाट आर द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एंड्योरेंस। पहला है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट का मतलब क्या है, 1 मिनट में हमारा जो दिल है वो कितना ब्लड पंप कर सकता है, दैट इज समथिंग लीटर्स पर मिनट। हर इंसान का जो कार्डियक आउटपुट है वो अलग होगा। कैसे कैलकुलेट होता है, हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम। अब जितना ज़्यादा ब्लड पंप होगा 1 मिनट में उतना ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन होगा। जितना अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होगा उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन बॉडी को मिलेगी, और जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन बॉडी को मिलेगी उतना एंड्योरेंस अच्छा होगा। Maximal oxygen uptake refers to the highest rate at which oxygen can be taken up by the body and consumed by the body. हमारी बॉडी कितनी जल्दी ऑक्सीजन को कंज्यूम कर सकती है। तो जितना अच्छा मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक होगा, जितना अच्छा इसका रेट होगा उतना अच्छा एंड्योरेंस होगा। हाइड्रेशन, तो जब भी एंड्योरेंस में देर तक काम करते हैं तो बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है, जो इम्पॉर्टेंट फ्लूइड्स हैं वो बॉडी से निकल जाते हैं, और डिहाइड्रेशन से एंड्योरेंस नहीं रह सकता, राइट। हाइड्रेटेड रहने से एंड्योरेंस लंबे टाइम तक रह सकता है क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट फ्लूइड्स हैं वो बॉडी में अवेलेबल होते हैं। मसल कॉम्पोजिशन, तो अभी हमने डिस्कस करा कि हर इंसान के अंदर फास्ट ट्विच मसल फाइबर होते हैं और स्लो ट्विच मसल फाइबर होते हैं। इनका रेशो हर इंसान में अलग होता है। फास्ट ट्विच मसल फाइबर फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करके फास्ट फोर्स प्रोवाइड करते हैं, एंड स्लो ट्विच मसल फाइबर स्लो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और स्लो फोर्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन देर तक प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे मैराथन रनर्स हो गए, उन्हें तो एंड्योरेंस की ज़रूरत होती है क्योंकि उनको तो देर तक भागना है, तो उनके लिए स्लो ट्विच मसल फाइबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देन देयर इज पल्मोनरी डिफ्यूजन। Pulmonary diffusion refers to the exchange of oxygen and CO2 in the lungs. हमारे लंग्स में कितना जल्दी ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है, तो जितना जल्दी ये एक्सचेंज होगा उतना एंड्योरेंस अच्छा होगा। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स। हमारे जॉइंट्स कितने लचीले हैं उसे फ्लेक्सिबिलिटी कहा जाता है। तो दिस डिपेंड्स ऑन एज एंड जेंडर। तो हमें पता है कि यंग लोगों में या बच्चों में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है एज़ कम्पेयर टू अडल्ट्स। एंड जेंडर, तो फीमेल में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है एज़ कम्पेयर टू मेल्स ड्यू टू एनाटॉमिकल डिफरेंसेस। नेक्स्ट इज लिगामेंट इलास्टिसिटी। तो लिगामेंट का मतलब क्या होता है, बोन को बोन से ज्वाइन कौन करता है, कनेक्टिव टिश्यू ज्वाइन करता है जिसका नाम होता है लिगामेंट। तो जितना अच्छा लिगामेंट होगा, जितनी इलास्टिसिटी लिगामेंट की होगी उतनी ज़्यादा बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होगी। जॉइंट स्ट्रक्चर, तो जॉइंट स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है कि फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है। फॉर एग्जांपल जो शोल्डर जॉइंट होता है उसमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, राइट। अपने शोल्डर्स को आप घुमा के देखिए, राइट। और नी जॉइंट जो होता है, नी जॉइंट जो घुटने का जॉइंट होता है उसमें कम फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो जॉइंट के स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है कि फ्लेक्सिबिलिटी कैसी होगी। शोल्डर जॉइंट में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी एज़ कम्पेयर टू नी जॉइंट। डिसीज़ और इंजुरी, बोन के डिसीज़ हो गए, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया या आर्थराइटिस हो गया या चोट लग गई तो फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, हमने पढ़ा था कि बोन्स में पोर्स हो जाते हैं, एंड आर्थराइटिस भी बोन की डिसीज़ है। तो क्या होता है, अगर डिसीज़ हो गया या इंजरी हो गई तो उससे फ्लेक्सिबिलिटी इम्पैक्ट
होती हैं। एंड लास्ट इज़ हेरिडिटी। तो कुछ लोगों के जीन्स ही ऐसे होते हैं कि उनकी बॉडी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, तो हेरिडिटी ऑल्सो इम्पैक्ट्स फ्लेक्सिबिलिटी। तो आज हमने 4 कंपोनेंट पढ़ लिए फिजिकल फिटनेस के, दैट इज स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एंड्योरेंस, और हमने ये भी पढ़ा कि कौन कौन से फैक्टर्स उनको इम्पैक्ट करते हैं। तो ये था पार्ट 1 ऑफ द वीडियो। अगर आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद प्राची। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन की यूनिट 7 जिसका नाम है फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। दिस वीडियो इज अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस दैट इज 2022-2023। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, समझ में आए, डू लाइक दिस वीडियो। तो पार्ट 1 में हम डिस्कस कर चुके थे फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। आज हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम एंड इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम, यानी जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मस्कुलर सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट आता है। फर्स्ट इज गेन इन स्ट्रेंथ। तो गेन इन स्ट्रेंथ बोल लो या गेन इन मस्कुलर स्ट्रेंथ बोल लो, तो क्या होता है, हमारी मसल्स बिल्डअप होती है तो हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ती है। इम्प्रूव्स मसल फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी। तो मसल्स का जो लचीलापन है वो बढ़ता है और उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है, क्योंकि मसल्स जो होती हैं अब ट्रेंड हो चुकी हैं। ट्रेंड मसल्स अब वो कहलाती हैं जिनमें ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होता है, जो भी हम डाइट कंज्यूम कर रहे हैं उनका अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, वो लंबे समय तक काम कर सकती हैं और अच्छे से काम कर सकती हैं। इंक्रीज इन एंड्योरेंस। तो एंड्योरेंस का मतलब ये है कि थकान की कंडीशन में भी जो बॉडी है वो काम कर सकती है, तो एंड्योरेंस बढ़ जाता है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो ज़्यादा ऑक्सीजन मसल्स में पहुंचती है और उनका एंड्योरेंस अच्छा हो जाता है। एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी को अच्छा शेप भी मिलता है। फास्टर रिकवरी फ्रॉम इंजरी, यानी चोट से जल्दी रिकवर करती है हमारी बॉडी, और ट्रेंड मसल होने के कारण इंजरी का खतरा भी कम रहता है। बेटर न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। सो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन क्या है, ब्रेन के मैसेजेस बॉडी में जाना और बॉडी के मैसेजेस ब्रेन में आना, ये न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो जो ट्रेंड मसल्स होती हैं उनमें सिग्नल जल्दी से ट्रांसफ़र होता है, सिग्नल जल्दी ट्रांसफ़र होते हैं ट्रेंड मसल्स में, तो कोऑर्डिनेशन हमारा बेटर हो जाता है, हम जल्दी रिएक्ट कर पाते हैं। इंक्रीज इन मसल मास। तो मसल में जो मास है वो बढ़ जाता है क्योंकि जो बॉडी में मायोग्लोबिन है वो बढ़ जाता है। मायोग्लोबिन का काम क्या होता है, मायोग्लोबिन एक प्रोटीन रहता है जो क्या करता है, कैरी करता है ऑक्सीजन टू द मसल्स। तो मायोग्लोबिन बढ़ने के कारण मसल मास बढ़ता है क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो मसल में ज़्यादा जल्दी पहुंचती है, जिसके कारण जो मसल मास है वो जल्दी बढ़ जाता है। इफ़िशिएंट यूज़ ऑफ डाइट। तो एक्सरसाइज करने से जो भी हम डाइट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, वाइटामिन, उनका अब्जॉर्प्शन अच्छा हो जाता है, इसीलिए डाइट का जो यूज़ है वो अच्छा हो जाता है, बॉडी जल्दी यूटिलाइज कर लेती है जो भी हम खाते हैं। डिलेज फटीग। तो जैसे हमने बात करी थी इंड्योरेंस के टाइम पे कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है एक्सरसाइज के कारण, मसल्स ट्रेंड हो जाती है, ऑक्सीजन का अब्जॉर्प्शन अच्छा हो जाता है, तो थकान देर से होती है या ट्रेंड मसल्स जो है इतनी जल्दी थकती नहीं है। लास्ट इज इम्प्रूव्स बॉडी पॉस्चर। तो बॉडी पॉस्चर एक्सरसाइज करने से हमारा अच्छा हो जाता है। तो दीज वर द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। अगला टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी एक्सरसाइज का क्या इम्पैक्ट होता है हमारे कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। कार्डियो इज व्हाट, हमारा हार्ट, एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी हमारे लंग्स। तो एक्सरसाइज का कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट आता है, तो आप हार्ट के कुछ पॉइंट्स लिखेंगे एंड लंग्स के कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। फर्स्ट इज इंक्रीज इन हार्ट रेट। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, दिल ज़्यादा धड़कता है। अब हार्ट रेट जब ज़्यादा धड़कता है, दिल ज़्यादा धड़कता है, तो ज़्यादा ब्लड पंप होता है। जब ज़्यादा ब्लड पंप होता है तो उसका सर्कुलेशन ज़्यादा होता है, और जब सर्कुलेशन ज़्यादा होता है तो बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, राइट। तो इंक्रीज़ इन हार्ट रेट, इंक्रीज़ इन ब्लड सर्कुलेशन जैसा हमने डिस्कस करा। कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेस। तो कार्डियक आउटपुट हम अभी देख चुके हैं क्या होता है, हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, यानी 1 मिनट में हमारा दिल कितने लीटर ब्लड पंप करता है। तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है एक्सरसाइज करने से।
साइज एंड स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट इंक्रीजेस, तो दिल का जो साइज है वो बढ़ जाता है, जिसको एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट भी कहते हैं, हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट भी कहते हैं। तो जो हमारा दिल है वो मजबूत भी होता है और बड़ा भी होता है। रेस्पिरेटरी मसल्स बिकम स्ट्रॉन्ग, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे जो लंग्स होते हैं वो एक डायफ्राम के ऊपर होते हैं, एंड हमारे जो लंग्स हैं उसमें इंटरकोस्टल मसल्स भी होती हैं। तो इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम स्ट्रॉन्ग होता है, जो रेस्पिरेटरी मसल्स कहलाते हैं। देन लंग वॉल्यूम इंक्रीजेस, तो लंग वॉल्यूम का मतलब क्या है, कितनी अमाउंट ऑफ एयर हमारा जो लंग है वो अंदर ले सकता है, तो उसकी वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होती है। एंड रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीजेस, तो रेस्पिरेटरी रेट इज व्हाट, द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 इन द लंग्स जो होता है उसे रेस्पिरेटरी रेट कहते हैं। तो ये जो एक्सचेंज है वो ज़्यादा होता है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ता है। सो दीज वर द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद प्राची। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन की यूनिट 7, जिसका नाम है फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। दिस वीडियो इज अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस दैट इज 2022-2023। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, समझ में आए, डू लाइक दिस वीडियो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर का पार्ट 3, यानी हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्पोर्ट्स इंजुरीज क्या होती हैं, उनका क्लासिफिकेशन, बोन एंड जॉइंट इंजुरीज, डिसलोकेशन, फ्रैक्चर एंड इट्स टाइप। एंड इसी के साथ ये जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। सो व्हाट इज स्पोर्ट्स इंजुरीज? स्पोर्ट्स इंजुरीज जो होती हैं वो इंजुरीज होती हैं जो स्पोर्ट्स के दौरान लगती हैं। जब एक प्लेयर खेलता है तो उसे इंजुरी हो जाती है, उसे स्पोर्ट्स इंजुरी कहते हैं। स्पोर्ट्स इंजुरी जो होती है वो दो टाइप की होती है। सॉफ्ट टिश्यू इंजुरी जो होती है माइनर, जिसमें दो टाइप होते हैं, स्किन इंजुरी और मसल इंजुरी। स्किन इंजुरी के अंदर आता है कॉन्ट्यूशन, अब्रेशन, लैसिरेशन, इंसिशन, एंड मसल इंजुरी के अंदर आता है स्प्रेन एंड स्ट्रेन। हार्ट टिश्यू इंजुरी जो होती है वो भी दो टाइप की होती है, बोन इंजुरी एंड मसल एंड बोन इंजुरी। बोन इंजुरी के अंदर आता है फ्रैक्चर जो दो टाइप का होता है, ओपन एंड क्लोज, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ मसल एंड बोन इंजुरी के अंदर आता है डिसलोकेशन, दैट इज ऑफ शोल्डर जॉइंट, जॉ एंड हिप। अब सॉफ्ट टिश्यू इंजुरी जो होती है वो माइनर होती है। क्यों? क्योंकि स्किन की इंजुरी, स्किन में नीला पड़ जाना, छिल जाना, खून आ जाना, दैट इज़ माइनर एज़ कम्पेयर टू हड्डी में चोट लगना या हिप लोकेशन, जो हिप है हमारा उसका डिसलोकेशन हो जाना या शोल्डर जॉइंट का डिसलोकेशन हो जाना, तो ये एक मेजर इंजुरी होती है, राइट। इसीलिए सॉफ्ट टिश्यू इंजुरी को माइनर बोला गया है और हार्ड टिश्यू इंजुरी को मेजर बोला गया है। अब इन सारी ही चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले हम डिस्कस करेंगे सॉफ्ट टिश्यू इंजुरी यानी स्किन से रिलेटेड। तो पहला उसमें है कॉन्ट्यूशन। कॉन्ट्यूशन का मतलब है जो स्किन है वो नीली पड़ जाती है। बहुत सारे फुटबॉल मैचेस में अगर प्लेयर को ज़ोर से थाई पे फुटबॉल लग जाए तो उसको नीला पड़ जाता है, तो उसे कॉन्ट्यूशन कहते हैं। या फिर जब दो प्लेयर आपस में टकरा जाते हैं तो उनकी स्किन नीली पड़ जाती है टकराने से, कोलिजन से, उसे कॉन्ट्यूशन कहते हैं। या फिर एक प्लेयर अगर ज़ोर से ग्राउंड पे गिर जाए और उसकी जो स्किन है वो नीली पड़ जाए तो उसे कॉन्ट्यूशन कहते हैं। कॉन्ट्यूशन में हमको ये याद रखना है कि स्किन की जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक नहीं होती है। यहाँ पे हम कुछ भी छिलना या ऐसा कुछ नहीं देखते हैं, सिर्फ स्किन जो है वो नीली पड़ती है। सो इट इज़ द इंजुरी ऑफ स्किन कॉज्ड बाय सीवियर ब्लो और इम्पैक्ट बाय एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट विदाउट ब्रेकिंग द कंटिन्यूटी ऑफ द स्किन। स्किन की कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होती है, सिर्फ वहाँ पे खून का थक्का जम जाता है, नीली पड़ जाती है, राइट। इसके कॉजेज़ क्या होंगे? ब्लंट ऑब्जेक्ट से चोट लगना, जैसे फुटबॉल जो है कोई शार्प ऑब्जेक्ट तो है नहीं, राइट, तो उससे अगर लग गई और खून जम गया, नीला पड़ गया, दैट इज़ कॉन्ट्यूशन। एक प्लेयर का दूसरे प्लेयर से टकरा जाना, ज़ोर से गिर जाना ग्राउंड पे और जो वो पार्ट है वो स्वेल हो जाता है, तो उसके फर्स्ट एड होंगे। फर्स्ट एड का मतलब ये नहीं कि ये राइट ट्रीटमेंट है, राइट। फर्स्ट एड का मतलब है उस मोमेंट पे चोट जो है और बुरी ना हो जाए उससे पहले हम क्या कर सकते हैं। फर्स्ट एड में आइज़ यूज़ कर सकते हैं, एंटीसेप्टिक क्रीम, मसाज कर सकते हैं, ऑइंटमेंट लगा सकते हैं, ये इसके फर्स्ट एड होंगे। सो कॉन्ट्यूशन इज़ व्हाट, नीला पड़ जाना और यहाँ पे स्किन की जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक नहीं होती है।
नेक्स्ट इज सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में आ जाएगा अब्रेशन। अब्रेशन का मतलब है छिल जाना। अब यहाँ पे क्या होता है, स्किन की जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक हो रही है, राइट। आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा छिल गया है, जो अंदर की ब्लड वेसल्स है वो दिखाई दे रही हैं, सुपरफिशियल लेयर जो है वो स्किन का वो छिल गया है, दिख रहा है, राइट। सो इट इज़ द इंजुरी ऑन द सर्फेस ऑफ द स्किन। अब यहाँ पे स्किन इज क्रैप्ड और रब्ड बाय फ्रिक्शन, जैसे कबड्डी खेलते हैं, कबड्डी कबड्डी कबड्डी, और ज़ोर से ग्राउंड पे गिर गए और पूरा हाथ छिल गया, तो दैट इज़ अब्रेशन, राइट। इट एक्सपोजेज द ब्लड वेसल्स एंड द सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन इज क्रैप्ड ऑफ। तो यहाँ पे हम जो सुपरफिशियल लेयर है स्किन की वो निकल चुकी है और हम ब्लड वेसल्स को यहाँ पर देख सकते हैं, इसे बोलते हैं अब्रेशन। स्लिप ओवर सरफेस, फ्रिक्शन के कारण, और कॉमन होती है एल्बो में, नी में। फर्स्ट एड क्या करेंगे, क्लीन कर देंगे और एंटीसेप्टिक क्रीम लगा देंगे, प्रॉपरली वॉश करेंगे, और पेन किलर्स भी हम दे सकते हैं प्लेयर को। नेक्स्ट इज़ लैसिरेशन। अब लैसिरेशन में आपको याद रखना है कि जब भी चोट लगती है तो ब्लंट ऑब्जेक्ट से लगती है। ब्लंट का मतलब क्या है कि द ऑब्जेक्ट इज़ नॉट एट ऑल शार्प, यानी ज़ोर से अगर पैर में हॉकी स्टिक लग गई, हॉकी स्टिक एज सच नाइफ के जैसे शार्प तो नहीं है, राइट, लेकिन हॉकी स्टिक से लगने पर अगर कट आ जाता है और खून निकल आता है तो वो होगा लैसिरेशन। इट इज़ कंसिडर्ड एज वूंड और कट। इट इज़ अ टाइप ऑफ वूंड दैट हैपन्स व्हेन सॉफ्ट टिश्यू, स्किन एंड मसल्स इन द बॉडी आर टॉर्न बाय ब्लंट ऑब्जेक्ट एंड इज डीप। तो कट होता है ब्लंट ऑब्जेक्ट से, स्किन जो है वो कट हो जाती है, लाइक स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लाइक हॉकी स्टिक, राइट। फर्स्ट एड क्या होगा, क्लीन कर देंगे, एंटीसेप्टिक क्रीम लगा देंगे, ब्लीडिंग को उस टाइम पे रोकने के लिए बैंडेजेस लगा देंगे, रिपीट करेंगे ड्रेसिंग को, आइज लगाएंगे या स्टिचेस लगाएंगे, राइट। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो लगती है किसी भी प्लेयर को वो ब्लंट ऑब्जेक्ट की लगती है, राइट। नेक्स्ट इज इंसीशन। याद कैसे रखोगे, इंसीशन का जो एस है उससे आप याद रखोगे कि यहाँ पे जो चोट लगती है वो एक शार्प ऑब्जेक्ट से लगती है। ये लैसिरेशन जैसा ही है कि कट आता है और खून निकलता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस ये है कि जो चोट लगती है वो शार्प ऑब्जेक्ट से लगती है। इट इज़ अ डीप कट और वूंड एंड स्किन इज टॉर्न बाय शार्प ऑब्जेक्ट। इंसीशन इज अ type of wound which is caused by sharp edge objects such as knife, razor, glass. Sometimes the arteries or veins may be cut और जो खून है वो freely निकलता है। तो causes क्या है, deep cut by sharp object, skin gets torn by a cut। इसमें भी हम clean part करेंगे एंटीसेप्टिक क्रीम से, bandages लगाएंगे, ड्रेसिंग रिपीट करेंगे, स्टिचेस या फिर आइस लगाएंगे, राइट। नेक्स्ट इज स्प्रेन, जिसे हम बोलते हैं मोच आ जाना या ट्विस्ट एंड टर्न। जब पैर या हाथ हमारा ट्विस्ट एंड टर्न हो जाता है, उसमें मोच आ जाती है, यूजुअली लेग में, तो हम बोलते हैं कि स्प्रेन आ गया है। स्प्रेन को कैसे याद रखोगे, मोच आ जाना। इट इज़ द इंजुरी ऑफ लिगामेंट और टोन लिगामेंट। लिगामेंट क्या होता है, एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो बोन्स को जॉइन करता है, तो उसकी जो प्रॉब्लम होती है जब उसमें इंजुरी आती है तो उसे स्प्रेन कहते हैं। इट अकर्स ड्यू टू ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ लिगामेंट और ट्विस्टिंग। चलते चलते पाँव अचानक से मुड़ जाना, मोच आ जाना, तो उसे स्प्रेन कहते हैं। स्प्रेन इज़ वेरी पेनफुल एंड इट रेस्ट्रिक्ट्स द मूवमेंट ऑफ द जॉइंट। तो बहुत पेनफुल होता है और जॉइंट की मूवमेंट जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, एंड स्वेलिंग और इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है। कॉमन होता है नी में, एंकल में, रिस्ट में, एल्बो जॉइंट्स में, राइट। अब इसका जो फर्स्ट एड है उसे राइसर कहते हैं। राइसर इज रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन एंड रिहैबिलिटेशन एंड रेफरल फॉर मेडिकल एड। आर जो आखिरी में है उसको हम रिहैबिलिटेशन या फिर रेफरल फॉर मेडिकल एड भी कह सकते हैं। यानी जब व्यक्ति को मोच आती है तो हमें उसे रेस्ट देना है, उसे आइस लगानी है, कंप्रेस करना है, यानी उस जो सूजा हुआ पार्ट है उसमें गर्म कपड़े से कंप्रेस करना है। एलिवेशन यानी थोड़ी सी ऊंचाई पर रख देना है ताकि ब्लड फ्लो वहाँ पे थोड़ा सा कम हो जाए, जो प्रेशर है वो ब्लड वेसल्स में ना बने, ऊंचाई पर रख देना है। एंड रिहैबिलिटेशन या रेफरल का मतलब है उसे सुरक्षित जगह पर रह जाना है मेडिकल एड के लिए। आइज़ अप्लाई कर सकते हैं, बैंडेज लगा सकते हैं और रेस्ट दे सकते हैं। ये जो होगा फर्स्ट एड होगा स्प्रेन का, राइट। तो राइसर आपको पता है अब क्या है, एंड स्प्रेन आपको पता है कि क्या है। मोच आ जाना इज स्प्रेन।
नेक्स्ट इज स्ट्रेन। तो स्ट्रेन का मतलब है खिंचाव। जैसे आपको अचानक से अगर कोई भारी बाल्टी पकड़ा दे आपके हाथ में, तो एकदम से आपका जो हाथ है वो खिंचा जाता है, खिंचाव महसूस हो जाता है, राइट। तो खिंचाव इज स्ट्रेन। इट इज़ द इंजुरी ऑफ मसल्स और टेंडन्स ड्यू टू एक्सेसिव यूज़। एक्सेसिव यूज़ के कारण या अचानक से जर्क आ जाना, ऑल्सो नेम्ड एज मसल पुल, एकदम से जर्क आ जाना, मसल पुल हो जाना, तो उसे स्ट्रेन कहते हैं। मसल फाइबर गेट्स डैमेज और रप्चर्ड कॉजिंग एक्यूट पेन अराउंड अफेक्टेड पार्ट, और स्वेलिंग भी हो सकती है। क्या है, ओवर स्ट्रेस हो जाती है, अगर कोई मसल ओवर स्ट्रेच हो जाती है या फिर वॉयलेंट पुल या फिर जर्क हो जाता है तो उसे स्ट्रेन कहते हैं। अब इसका फर्स्ट एड भी राइसर होगा। रेस्ट देंगे, आइस लगाएंगे, कंप्रेस करेंगे, ऊंचाई पर रखेंगे, एलिवेट करेंगे और रिहैबिलिटेट करेंगे फॉर मेडिकल एड। रेस्ट देंगे, बैंडेज लगाएंगे, आइस लगाएंगे, एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएंगे। तो अभी हमने क्या पढ़ लिया, सॉफ्ट टिश्यू इंजुरी को पढ़ लिया जो माइनर होती हैं। स्किन इंजुरी हमने पढ़ ली। कॉन्ट्यूशन का मतलब है खून का थक्का जमना, अम्ब्रेशन का मतलब है छिल जाना, लैसिरेशन का मतलब है ब्लंट ऑब्जेक्ट से कट लगना, और इंसीशन का मतलब है शार्प ऑब्जेक्ट से कट लगना। स्प्रेन में क्या होता है, मोच आ जाती है, और स्ट्रेन का मतलब क्या है, खिंचाव हो जाना। अब हम पढ़ने वाले हैं हार्ट टिश्यू इंजुरी को। तो हार्ट टिश्यू इंजुरी में पहले हम पढ़ लेते हैं डिसलोकेशन क्या होता है। डिसलोकेशन का मतलब क्या है, कोई भी जो ऑर्गन है या कोई भी जो मसल है, जॉइंट है, अपने जगह से हिल जाता है तो उसे हम डिसलोकेशन कहते हैं। इट इज़ एन इंजुरी ऑफ जॉइंट इन विच द एडजॉइनिंग बोन्स आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजीशन। तो डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट, लोअर जॉ और हिप जॉइंट को हम पढ़ने वाले हैं। तो शोल्डर जॉइंट क्लास 11th के मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें ऑलरेडी पता है कि शोल्डर जॉइंट में कौन सा सॉकेट होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हमने इसे पढ़ा था कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इसमें होता है कि एक जो मसल होती है वो बॉल जैसी होती है और एक सॉकेट होता है, और जैसे कि हम चार्जर को सॉकेट में लगाते हैं वैसे ही जो बोन है वो सॉकेट में जुड़ जाती है, राइट। लेकिन अब क्या होता है, डिसलोकेशन में क्या है, वो ओरिजिनल जगह से खसक जाती है, जैसे डिसलोकेशन कहते हैं। तो चेंज इन पोजीशन ऑफ आर्म, शोल्डर जॉइंट का डिसलोकेशन मोस्टली हम क्रिकेटर्स में देख सकते हैं, उन्हें शोल्डर जॉइंट की चोट आ जाती है। तो सिम्टम्स होंगे कि पर्सन कीप्स हिज आर्म्स बेंड, हाई पेन महसूस होता है। प्रिवेंशन करने के लिए हमें प्रॉपर वार्म अप करना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए, और फर्स्ट एड में हम उसे बैंडेजेस लगा सकते हैं और इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन ज़रूरी होता है। नेक्स्ट इज लोअर जॉ का डिसलोकेशन। तो नॉर्मल जो जॉ होता है वो इस तरीके से होता है, डिसलोकेशन में वो खसक जाता है, उसे डिसलोकेशन ऑफ लोअर जॉ कहते हैं। माउथ ओपन टू वाइड इसका कॉज हो सकता है। सिम्टम्स होंगे इनएबिलिटी टू क्लोज माउथ, माउथ बंद नहीं होगा, पेन महसूस होगा, और फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ चिन हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हो। प्रिवेंशन क्या होगा, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का यूज़ करें, माउथ शुड नॉट बी ओपन टू वाइड। ऑल्सो जो हमारे क्रिकेटर्स होते हैं वो हेलमेट भी पहनते हैं ताकि उन्हें चेहरे पर किसी भी तरीके की चोट ना लगे। मैनेजमेंट क्या होगा, अदर पर्सन स्लोली प्रेसेस थंब इनसाइड चिन। तो धीरे से चिन पर थंब को रख के धीरे धीरे उसे अंदर की तरफ प्रेस करना है। नेक्स्ट इज डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट। तो हम बहुत बार सुनते हैं कि कोई व्यक्ति बाथरूम में अगर स्लिप कर जाता है तो उसका हिप जॉइंट जो है वो डिसलोकेट हो जाता है। तो नॉर्मली इस तरीके से यहाँ पर लगना चाहिए जॉइंट, लेकिन वो खसक जाता है, जैसा कि हम फोटो में देख सकते हैं। तो फॉलिंग फोर्सफुली ऑन हिप इसका कारण हो सकता है। प्रिवेंशन हमें कैसे करना है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करना है, गेम पर फुल कंसंट्रेट करना है ताकि कोई मिसहैप ना हो, वार्म अप करना है। मैनेजमेंट क्या रहेगा, इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन एंड कंप्लीट लोअर लिम्ब शुड बी इमोबिलाइज। थोड़े दिन व्यक्ति को रेस्ट देना है ताकि कोई मूवमेंट वहाँ पर लिम्ब की कोई मूवमेंट ना हो। नेक्स्ट है हमारा फ्रैक्चर, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो फ्रैक्चर इज़ अ टाइप ऑफ हार्ट टिश्यू इंजुरी। इन दिस इंजुरी बोन्स ब्रेक अप बाय सम एक्सटर्नल प्रेशर, देयर मे बी स्लाइट ब्रेकेज और कंप्लीट ब्रेकेज। जो हम टाइप्स ऑफ बोन फ्रैक्चर्स में पढ़ेंगे कि बोन फ्रैक्चर का टाइप कौन कौन से होते हैं। तो इसके अभी दो कैटेगरीज होती हैं, ओपन
एंड क्लोज। अब ओपन में क्या होता है, जब फ्रैक्चर ओपन फ्रैक्चर होता है, जो हड्डी होती है, जो टूटी बोन होती है, वो बाहर की तरफ पीप करती है तो हमें दिख जाता है कि यहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है। लेकिन क्लोज फ्रैक्चर ज़्यादा डेंजर होता है क्योंकि बोन अंदर ही अंदर टूट जाती है और बाहर से दिखाई नहीं देती है। तो ओपन फ्रैक्चर में क्या होता है, देयर इज कट ओवर द स्किन बाय द शार्प एजेस ऑफ द ब्रोकन बोन। और क्लोज फ्रैक्चर द ब्रोकन बोन्स रिमेन इनसाइड कवरिंग ऑफ द स्किन। तो ओपन में बाहर निकलती है, क्लोज में अंदर ही टूट जाती है। तो ये ज़्यादा डेंजर होता है क्लोज, क्योंकि पता ही नहीं लगता है कभी कभी व्यक्ति को कि उसे फ्रैक्चर हो गया है। लास्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ बोन फ्रैक्चर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे टाइप के बोन फ्रैक्चर हैं आपके सिलेबस में, दैट इज़ ट्रांसवर्स, ग्रीन स्टिक, इम्पैक्टेड, ओब्लिक एंड कम्युनिटेड। तो ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है कि राइट एंगल पे जो है वो बोन टूटती है। ये आप देख सकते हो कि बोन जो है राइट एंगल पे टूटती है। तो जब बोन राइट एंगल पे टूटती है तो उसे ट्रांसवर्स फ्रैक्चर कहा जाता है। कॉज ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ बोन एट राइट एंगल विद द एक्सिस ऑफ बोन। ग्रीन स्टिक में क्या होता है, ग्रीन स्टिक में जो बोन है वो बेंड हो जाती है। चिल्ड्रन में हम इसे देख सकते हैं क्योंकि उनकी जो बोन होती है थोड़ी सॉफ्ट होती है एज कम्पेयर टू अडल्ट्स। तो व्हेन द बोन इज बेंट विथ माइल्ड क्रैकिंग द बोन डज नॉट ब्रेक कम्प्लीटली एंड कॉमन इन चिल्ड्रन। तो ये थोड़ी सी बेंड हो जाती है, झुक जाती है, उसे ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहते हैं। देन देयर इज इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। इट अकर्स व्हेन द ब्रोकन एंड्स ऑफ द बोन आर जैम्ड टुगेदर बाय द फोर्स ऑफ इंजरी। तो जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हो, बोन जो है पहले टूट जाती है और फिर टूटी हुई जो बोन होती है वो एक दूसरे में घुस जाती है, तो उसे इम्पैक्टेड फ्रैक्चर कहते हैं, राइट। नेक्स्ट इज ओब्लिक फ्रैक्चर। तो ओब्लिक में क्या होता है, डायगनली जो बोन है वो ऐसे टूट जाती है, डायगनली टूटती है, तो उसे ओब्लिक फ्रैक्चर कहते हैं। एंड लास्ट इज कम्युनिटेड फ्रैक्चर। तो इसमें क्या होता है, जो बोन है वो एकदम पीसेस में टूट जाती है, चूर चूर हो जाती है। The bone is broken up into many small pieces at the site of fracture। तो एक बार मैं रिपीट करती हूँ, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर में क्या होता है, राइट एंगल पे टूटती है, ग्रीन स्टिक में थोड़ी बेंड हो जाती है, इम्पैक्टेड में क्या होती है, एक दूसरे में घुस जाती है, ओब्लिक में क्या होती है, डायगनली टूटती है, एंड कम्युनिटेड में क्या होती है, चूर चूर हो जाती है। तो ये था हमारा क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन यूनिट 7 का फुल सिलेबस। डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।